अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके बारे में हमने पहले डिटेल के साथ डिस्कस नहीं किया। इस लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके अलावा इसमें हमारे पास टू जो है वो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। इसकी टाइप्स होती हैं SN1 और SN2। ठीक है, तो हम जब SN1 SN2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और SN2 रिएक्शन क्या होता है उसको डिटेल के साथ देखेंगे। SN2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। उसके अलावा SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, उसमें हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ के अंदर जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है, उसके जो ऑर्डर्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते किसे। नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी स्पीशीज के साथ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी इसमें हमारे पास एक जो न्यूक्लियोफाइल है वो डिस्प्लेस कर देता है आपके लिविंग ग्रुप को और वो आपके लिविंग ग्रुप की जगह पे आकर लग जाता है, यानी वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और हमारे पास जो है वो लिविंग ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो R ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और लिविंग ग्रुप क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होती है, लेविस बेस। लेविस बेस असल में क्या होती है, आपके पास लेविस बेस ऐसी स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो लेविस बेस है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडर है और हमारे पास लिविंग ग्रुप एक ऐसी स्पीशी होती है जो लीव करके चली जाती है, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे R और लिविंग ग्रुप ने बॉन्ड बनाया हुआ। ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या करेगा कि आपका जो बॉन्ड बना हुआ था उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप क्या करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेकर चला जाता है और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऐसी लेविस बेस होती है जिसके पास क्या हो सकता है, या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है, या फिर उसके पास लोन पेयर होगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है कि उसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर लाजमी होना चाहिए, फिर ही वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, लेविस बेस के तौर पे एक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे कि आपका वाटर है। ठीक है, अब वाटर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पे क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, हमारे पास इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर इसके ऊपर है, इसलिए हमारे पास ये किसके तौर पे एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि जैसे क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोराइड आइन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि हमारे पास इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज का होना और अगर कोई न्यूट्रल है तो उसके ऊपर लोन पेयर का होना क्या इंडिकेट करता है कि ये न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप की जगह पर लग जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। एज ए रिजल्ट हमारे पास R न्यूक्लियोफाइल यानी कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और साथ में आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करके चला जाता है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें इसको समझने के लिए, तो ये नीचे मैंने कुछ एग्जांपल शो की हुई हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है कि आपका जो OH नेगेटिव है वो आपके सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। सबस्ट्रेट क्या होता है कि हमारे पास ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर जो वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, और एज रिजल्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास जो OH नेगेटिव है ये हमारे पास एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये जब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा आपके इस सबस्ट्रेट के ऊपर, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे उसने क्यों अटैक किया, लिविंग ग्रुप के साथ वाली कार्बन पे, क्योंकि लिविंग ग्रुप हमारे पास है पार्शियल नेगेटिव, इस पे है डेल्टा नेगेटिव चार्ज ड्यू टू -I इफेक्ट। और आपका जो CH3 है उस पर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एज रिजल्ट क्या होगा कि जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये CH जो कार्बन है। ठीक है, तो OH नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा और हमारे पास जो I है वो लीव कर जाएगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है जो कि था हाइड्रोक्सिल वो अटैच हो गए हैं और आपका जो आयोडीन है इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप वो जो है वो रिमूव हो जाएगा, आयोडाइड आइन। ठीक है, इसी तरह एक और है एग्जाम्पल जिसके अंदर मिथोक्सी जो है उसका हमने रिएक्शन करवाया हुआ है एक इथाइल ब्रोमाइड के साथ। इसमें भी ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के साथ वाली कार्बन पे और लिविंग ग्रुप और जो हमारे पास कार्बन का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर चला जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास ब्रोमाइड आइन और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी तरह अगर आयोडीन नेगेटिव जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे तो ये भी क्या करेगा कि इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन आपकी लीव कर जाएगी।
इन शॉर्ट क्या होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल किसकी जगह पे आ रहा है, एक लिविंग ग्रुप की जगह पे। जहां पे पहले सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप अटैच था वहां पे अब क्या लगा हुआ है, आपका न्यूक्लियोफाइल, यानी ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो न्यूट्रल के केस में हमारे पास क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है इसने जो हमारे पास है अटैक किया इस कार्बन पे, और जो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड था वो टूट गया। एज ए रिजल्ट आपके पास ये प्रोडक्ट बन गई, आपके पास आई नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह आपके पास अब देखें दो तरह की मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई, या आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, या फिर उसके पास क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है। अब हमारे पास अगर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी ना वो न्यूट्रल होगी, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब नेगेटिवली चार्ज है तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी, न्यूट्रल बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो आपकी जो पॉजिटिवली चार्ज आपकी प्रोडक्ट बनेगी। जैसे यहाँ पे वाटर है, वाटर जब आर पे अटैक करेगा उसका ऑक्सीजन, तो ये एक्स जो है वो लीव कर जाएगा। एज ए रिजल्ट आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है वो प्रोडक्ट बन गई, जो फर्दर डीप्रोटोनेशन करके अपने आप को न्यूट्रल करवा लेती है। लेकिन जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है एज ए रिजल्ट ऑफ एसिड रिएक्शन, वो आपके पास क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज। अब हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स के बारे में कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती है, ठीक है, जो मेनली हमारे पास होती है। एक होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलेकुलर रिएक्शन, बाइमोलेकुलर यानी 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, बाइमोलिकुलर भी आप इसको कहते हो, इसको कहते हैं SN2। सेकेंड हमारे पास होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं SN1। तो SN2 और SN1 ये हमारे पास 2 मेन टाइप्स होती हैं इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अब हम जो है वो इन दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसको बाइमोलिकुलर रिएक्शन क्यों कहते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं SN2 को, ठीक है, SN2 को। SN2 जो है इसमें हमारे पास जो है वो वर्ड आ रहा है बाइमोलिकुलर, इसलिए तो हमने SN के आगे 2 लिखा हुआ है। बाइमोलिकुलर का क्या मतलब होता है, इसका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है ना उसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम अगर आप ये वाला कंसीडर करो और हम इसमें हमारे पास एक ये वाला मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और एक ये वाला, ठीक है, तो आपका जो वो 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, एक आपका न्यूक्लियोफाइल और एक आपका सबस्ट्रेट। इसके अलावा हमारे पास ये जो SN2 रिएक्शन होता है ना ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है, और यही सिंगल स्टेप आपका क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो जो सिंगल स्टेप में हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो एज ए रिजल्ट आपके पास CH3OH और साथ आपका ब्रोमाइड जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप लीव करके। अब हमारे पास जो अगर आप इसमें देखो तो आपका जो OH नेगेटिव है ये अटैक करेगा आपकी कार्बन पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और ये ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी कि जो हमारे पास होता है ना SN2 रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप होता है। जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, आपका लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाता है, यानी हमारे पास जो है वो OH नेगेटिव। अगर आप इसको देखें तो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे भी ब्रोमीन पे क्या है, ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास जो OH नेगेटिव है ये प्रेफर करता है ऑपोजिट साइड से अटैक करना। जब ये ऑपोजिट साइड से अटैक करता है आपके कार्बन के ऊपर जो क्या है पार्शियल पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या होता है कि आपका जो बॉन्ड है वो क्लीव कर जाता है। एज ए रिजल्ट आपका क्या होता है कि OH और CH3 के दरमियान जो है बॉन्ड बन जाता है और आपका जो Br नेगेटिव है वो लीव कर जाता है। अब हमारे पास जो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके अल्काइल हैलाइड पे भी और आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी। अगर हम अल्काइल हैलाइड के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी, यानी आपका जो सबस्ट्रेट है उस पर भी रेट डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी। इसका पता कैसे चला कि जब साइंटिस्ट ने देखा कि जब हमने अल्काइल हैलाइड को 2 टाइम्स कर दिया और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन उतनी ही रखी, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो गया। अगर पहले हमारे पास रेट जो था वो लेट्स सपोज ही 1 टाइम था, ठीक है, लेकिन अगर हमने इसके अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज कर दिया तो हमारे पास क्या होगा कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी 2 टाइम हो गया, ठीक है। तो इन्हें पता चला कि हमारे पास जो रेट है वो डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। इसी तरह जब उन्होंने न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, तब भी हमारे पास क्या हुआ, और अल्काइल हैलाइड उन्होंने रखा सेम, तब भी रेट जो है वो डबल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि अल्काइल हैलाइड को भी डबल कर दिया और न्यूक्लियोफाइल को भी डबल कर दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो 4 टाइम इंक्रीज कर गया, ठीक है।
तो इन्हें पता चला कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस किस पे डिपेंड करता है, आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी और आपके अल्काइल हैलाइड पे भी। ठीक है, यानी हमारे पास अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जो है वो लगाना चाहते हो, प्रोपोर्शनैलिटी जो ये सिंबल है इसको खत्म करना चाहते हो, तो आप एक कांस्टेंट लगाओगे जिसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये रेट के लिए यूज हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जो है उसके साथ एक कांस्टेंट के लगे। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये अभी तक आप क्लियर हो गया कि आपने क्या करना है कि जो SN2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि ऑपोजिट साइड से अटैक होगा, यानी आपका जो जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके 180 डिग्री वाली साइड से, ठीक है, आपका अटैक होगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। थर्ड हमारे पास क्या है कि जो SN2 रिएक्शन है इसके अंदर रेट कैसे तेज जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें अब अगर आप देखो, लेट्स सपोज अगर ये मैं इसको नीट कर लेती हूँ। ठीक है, ये CH3 था, ठीक है, और यहाँ था आपका Br। अब आपके पास ये जो कार्बन है इस पे अटैक था इसका ईजी, क्योंकि आपके जो कार्बन जो लिविंग ग्रुप के साथ लगी थी उसके साथ ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता था। लेकिन अगर कुछ ऐसा ग्रुप होता ऐसा कि उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे होते और आगे उसका लगा होता Br, यानी हमारे पास यहाँ पे भी इसका CH3 लगा होता। ठीक है, इसी तरह ऊपर भी लगा होता और इसका नीचे भी लगा होता। ठीक है, अब अगर इसने अटैक करवाना होता आपके OH नेगेटिव ने अटैक करना होता, तो तब इसको जो अटैक है करते वक्त इसको हिंड्रेंस का सामना होना था, क्योंकि जो कार्बन है जो CH3 है उसके साथ कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, और हमारे पास जो कार्बन अगर यहाँ से आप अटैक करवाना चाहते हो तो इसको 3 मिथाइल ग्रुप से हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता। लेकिन अगर ये मिथाइल ग्रुप पे अटैक कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कर रहा है OH नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका अटैक करना डायरेक्ट इस पे ईजी है, लेकिन यहाँ पे अटैक करना मुश्किल है। यानी आपको पता चला कि जितनी हिंड्रेंस कम होगी उतना अच्छे तरीके से क्या कर सकेगा, अटैक कर सकेगा, और जितने अच्छे तरीके से अटैक करेगा उतना हमारे पास जो रिएक्शन की स्पीड है उसका जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कब अच्छा होगा, जब आपके पास लेस हिंडर्ड सबस्ट्रेट होगा। यानी अगर आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है तो उस केस में सबसे अच्छा रेट होगा रेट ऑफ रिएक्शन। बात कर ले इथाइल में थोड़ा सा कम होगा। क्यों कम होगा कि अब इस पे अटैक करना है, इस वाली कार्बन पे। ठीक है, अब आपके जो OH नेगेटिव है, अगर हम OH नेगेटिव को एज ए न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं तो OH नेगेटिव को यहाँ पे अटैक करना मुश्किल लगेगा, क्योंकि साथ आपका जो है वो CH3 हिंड्रेंस शो कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पे हिंड्रेंस है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एक CH3 से। अगर आप 2 हाइड्रोजन को इसी तरह अगर आप प्रोपाइल को देखो, इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि इस CH3 की जगह आपका लग गया उन्होंने इथाइल ग्रुप लगा दिया, ये टोटल हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो अटैक करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साथ आपके पास एक बड़ा ग्रुप लगा। उससे ज़्यादा मुश्किल तब होगा जब आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। यानी आपके पास यहाँ पे क्या था कि एक हाइड्रोजन आपने CH3 वाली एक हाइड्रोजन रिप्लेस की थी मिथाइल के साथ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, तो इसको और ज़्यादा हिंड्रेंस का सामना होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम। इसी तरह अगर आपके पास ये जैसे हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर होता है कि 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बन के साथ, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल ही ना होने के बराबर होगा। तो आपने देखा कि SN2 में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कब तेज होगा, जब आपके पास जब प्राइमरी जो है वो अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और उसके अंदर भी आपका मिथाइल ग्रुप लगा हो तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। उससे कम होगा जैसे ही आप अल्काइल चेन के साइज जो है वो इंक्रीज करते जाओ। अब हम नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं कि मैंने यहाँ जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि ऑपोजिट साइड से आपका अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो क्योंकि ये ऑपोजिट साइड से अटैक करता है तो इसलिए आपकी जो कन्फिग्रेशन होती है ना सबस्ट्रेट की वो इन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर आपका पहले S है सबस्ट्रेट, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें आपकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, R। ये S और R कन्फिग्रेशन को हम अपनी स्टेरियोकेमिस्ट्री में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि S और R कैसे हुई। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका अगर हम प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो ब्रोमाइड जो है वो ब्रोमीन जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। ठीक है, उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है। सेकेंड पे आपका इथाइल, थर्ड पे आपका क्या आ गया, मिथाइल। ठीक है, थर्ड पे आपका आ गया मिथाइल ग्रुप, और हाइड्रोजन आपका है डैश पे। यानी हमारे पास कुछ
यूँ इसकी रोटेशन हो रही है, क्योंकि और हमारे पास ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया S। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका है OH फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड पे आपका इथाइल और थर्ड पे आपका मिथाइल, यानी हमारे पास कुछ यूँ कन्फिग्रेशन आ रही है, ठीक, वो रोटेशन आ रही है इसकी। तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया R, यानी आपका S से कन्फिग्रेशन किस में चेंज होगी, R में। और वो क्यों चेंज हुई, क्योंकि आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैक करता है ऑपोजिट साइड से, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड से अटैक करता है, तो इसलिए आपका जो ब्रोमीन है जब लीव करके जाता है तो एज ए रिजल्ट आपकी जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये इसका मैकेनिज्म असल में क्या है। इसके मैकेनिज्म को हम स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म में यहाँ पे सेम वही एग्जांपल हुई है मिथाइल क्लोराइड के साथ। OH नेगेटिव ने क्या किया कि इस कार्बन पे अटैक किया ऑपोजिट साइड से, और आपका जो क्लोरीन है वो लीव कर गया। अब ये जो सिंगल स्टेप होता है ना, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, ठीक है। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि OH और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और कार्बन और क्लोरीन यानी लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, और आपके जो तीनों हाइड्रोजन है वो मिड में। आपका मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन और बॉन्ड का जो ब्रेकेज है वो एक ही टाइम पे हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, यानी आपका जो नया बॉन्ड बन रहा है, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और OH और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, और जो C और Cl का बॉन्ड टूट रहा है ये हमारे पास हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट आई जिसके अंदर आपका OH और कार्बन का जो बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंप्लीटली भी फॉर्म नहीं हुआ, और जो आपका कार्बन और क्लोरीन यानी लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है वो टूट रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे फिर बाद में क्या होगा, आपका क्लोरीन जब वो उसका जो बॉन्ड है वो कम्प्लीटली ब्रेक कर जाएगा, और आपका जो हाइड्रोक्सिल है वो अटैच हो जाएगा आपके कार्बन के साथ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना ये वाली चीज़ प्रोडक्ट में चेंज हुई, तो आपका हाइड्रोक्सिल जो है वो अपोजिट साइड पे आके अटैच हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। इसी तरह अगर आप इसको देखें सिस 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसके अंदर अगर आपका OH नेगेटिव अटैक करा तो OH नेगेटिव यहाँ से तो अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है जो कि लिविंग ग्रुप है, और ये हमारे पास है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्सिल किस साइड से अटैक करता है, ऑपोजिट साइड से, तो असल में अटैक फिर कहाँ से होगा, यहाँ से, ठीक है। जब ये अटैक करेगा तो आपका जो क्लोरीन है वो लीव कर जाएगा। जब क्लोराइड की फॉर्म में क्लोरीन लीव कर जाएगा तो आपका जो OH है वो अटैच हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास इन्वर्जन वाली साइड पे अटैच हुआ है, ठीक है, इन्वर्टेड साइड पे। पहले क्लोरीन अबव था, ये हाइड्रोक्सिल कहाँ पे लगा, बिलो, और हमारे पास सिस फॉर्म किस में चेंज होगी, ट्रांस में, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो हाई प्रायोरिटी वाला है हमारे पास ग्रुप है वो अबव है यहाँ पे और यहाँ पे बिलो है, तो ये चेंज होगा ट्रांस में। पहले मिथाइल और क्लोरीन दोनों थे अबव वाली साइड पे, तो वो था सिस, लेकिन यहाँ पे किस में चेंज हो गया, ट्रांस में। तो हमने देखा कि किस तरह इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी, और इसकी ट्रांजिशन स्टेट असल में क्या थी, क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड बन रहा था, ठीक है, और लिविंग ग्रुप जो है वो यानी लिविंग ग्रुप आपका जो है वो डिपार्ट कर रहा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फैक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे SN2 रिएक्शन के रेट को। सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी आपका सबस्ट्रेट कैसा होगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन और रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल किस तरह इफेक्ट करती है आपके SN2 रिएक्शन के रेट को। थर्ड है हमारे पास सोलवेंट, यानी आप कौन सा सोलवेंट यूज करोगे, प्रोटिक और एप्रोटिक, की जिसकी वजह से आपका क्या हो, SN2 का रिएक्शन जो है वो उसका जो रेट है वो इंक्रीज कर जाए। फोर्थ है हमारे पास लिविंग ग्रुप की नेचर, यानी आपका लिविंग ग्रुप कितना अच्छा होगा तो हमारे पास SN2 का रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाएगा। तो ये सारे जो हमने फैक्टर्स हैं इनको स्टडी करना है वन बाय वन। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑपोजिट साइड से अटैक करता है, ठीक है। तो अगर उसको, जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि OH नेगेटिव अटैक कर रहा था क्लोराइड की ऑपोजिट साइड से, तो ऑपोजिट साइड से अटैक करना तभी इजी होगा जब आपका जो कार्बन वाले जो लगा हुआ है, ठीक है, जो सबस्ट्रेट है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जिसमें उसको हिंड्रेंस का सामना ना करना पड़ता हो। तो जब हिंड्रेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा तब हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, यानी सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मिथाइल में होगा, ठीक है। मिथाइल से कम हमारे पास प्राइमरी जो हायर है उसमें होगा, फिर हमारे पास सेकेंडरी, देन आपके पास क्या आएगा, टर्शरी, ठीक है। तो हमारे पास सबसे अच्छा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस में होगा, मिथाइल में, क्योंकि इसमें इसको थोड़ा भी हिंड्रेंस का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब हम इन सबको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड को, तो मिथाइल क्लोराइड में आपका लगा हुआ है यहाँ पे मिथाइल कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको
एज सच कोई भी हिंड्रेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जस्ट हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है। तो हमारे पास ये इजीली अटैक कर सकेगा इस कार्बन के ऊपर। लेकिन अगर आप इसके एक हाइड्रोजन को एक मिथाइल से रिप्लेस करवा दो, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, उसको हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा इस मिथाइल ग्रुप की वजह से। अगर आप 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दो मिथाइल से, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। वो क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि हमारे पास जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप्स, 2 बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। थर्ड, अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे है न्यू पेंटाइल, ठीक है, न्यू पेंटाइल हेलाइड है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या हुआ कि आपके पास एक बल्कि सा ग्रुप लगा हुआ है जो और ज़्यादा बल्कि है। जब ऐसा ग्रुप लगा होगा तो तब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये करें कि तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करवा दें 3 मिथाइल ग्रुप के साथ, तो इतना बहुत ही कम रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यानी आपके पास सबसे अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा मिथाइल में, देन हमारे पास आता है सेकेंडरी, फिर हमारे प्राइमरी, देन हमारे पास आता है सेकेंडरी, और फिर हमारे पास टर्शियरी और न्यू पेंटाइल वाले आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्शियरी जो हमारे पास होता है ना, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है, ये एलिमिनेशन को प्रेफर करता है। और जो आपका जो हमारे पास न्यू पेंटाइल होता है, इसमें भी जो रेट ऑफ रिएक्शन ना होने के बराबर होता है, लेकिन सेकेंडरी और प्राइमरी जो SN2 रिएक्शन दे देते हैं। अगर आप ये सबस्ट्रेट को देखें इन सबको, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन कौन देगा, यानी किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो आप इसमें इजीली बता सकते हो कि ये वाला। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपका जो अल्काइल हैलाइड में ब्रोमीन है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, यानी हमारे पास ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वाले देखो, यहाँ पे ये वाला, ये आपके पास है सेकेंडरी, ठीक है, ये आपके पास है टर्शरी। लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये भी है तो प्राइमरी, लेकिन इसके बाद आपके पास एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन से यहाँ पे कार्बन पे अटैक करना इजी है एज कम्पेयर टू के यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स का जो है उसे सामना करना पड़े। तो हमारे पास सबसे अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन जब किस में होगा, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, इस वाले, ठीक है, जिसमें प्राइमरी जो है वो पोजीशन पे आपका ब्रोमीन लगा हुआ। अब अगर हम बात करें कंसंट्रेशन और रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में कि किस तरह न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और उसकी जो रिएक्टिविटी है वो इफेक्ट करती है आपके रेट ऑफ रिएक्शन को। तो हमने देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास किन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है आपके न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे, ठीक है, हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये शो कर रही है कंसंट्रेशन को, और दूसरा आपके पास ये डिपेंड करता है आपके सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीज़ों के ऊपर आपका डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दोगे तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। यानी आप जो कंसंट्रेशन है उस पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है उस पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है। अब अगर बात कर ली जाए रिएक्टिविटी की, तो अगर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये सिंपली अगर आप इसको कंसीडर करो तो यहाँ पे था हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सल जो हमारे पास हाइड्रोक्सल था जिसने हमारे पास क्या किया, हाइड्रोक्साइड था जिसने हमारे पास अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, जो कि थे क्या थी, पार्शियल पॉजिटिव। और अगर हमारे पास ये होता कि आपका जो OH नेगेटिव है उसकी जगह कोई वीक न्यूक्लियोफाइल होता, जैसे कि आप लेट्स सपोज वाटर है, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आपने ये वीक न्यूक्लियोफाइल लेट्स सपोज यूज किया, तो वीक न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है इस कार्बन पे इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपका जो नेगेटिव चार्ज है यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही कम होगी, तो हमारे पास उसका अटैक जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो वाटर इतने अच्छे तरीके से अटैक नहीं कर पाएगा जितना अच्छा OH नेगेटिव अटैक कर रहा है। तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना अच्छा वो अटैक करेगा, यानी हमारे पास जो वो R और OH का जो बॉन्ड है वो बनेगा, और हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है उतना इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ये OH यहाँ पे अटैक करेगा, आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करके चला जाएगा, एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर के केस में हमारे पास इतना अच्छा अटैक नहीं होगा जो कि OH नेगेटिव के केस में, क्योंकि OH नेगेटिव क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी के अंदर। अब अगर हम देखें कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रिएक्टिव है, वो हम 3 पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू इट्स कॉन्जुगेट एसिड। यानी अगर आप OH नेगेटिव को और वाटर को कंपेयर कर लो, ठीक है,
OH नेगेटिव हमारे पास क्या एक बेस है, बेस जो प्रोटॉन लेगी तो वो बना देगी वाटर, यानी इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, प्रोटॉन लेने के बाद बने। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है जो कि हमारे पास है न्यूट्रल, उससे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH नेगेटिव, यानी आपके पास जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू वाटर। और अगर हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल होगा तो उससे क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड, अगर हम बात कर लें कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा, रिएक्टिव ज्यादा कौन सा होगा, तो अगर हमने न्यूक्लियोफाइल्स को आपस में कंपेयर करना है, लेट्स सपोज आपके पास ये वाले न्यूक्लियोफाइल है OR नेगेटिव, OH नेगेटिव, और इसी तरह आपके पास कार्बोक्सिलेट है और ये आपके पास अल्कोहल है और ये वाटर है, इनको आपस में कंपेयर करना है और आपने सबका ही रिएक्शन करवाना है इस इथाइल क्लोराइड के साथ। अब हमारे पास RO नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है, OH भी RC डबल बॉन्ड, जो हमारे पास कार्बोनिल वाला जो कार्बन जो हमारे पास बॉन्ड है वो बना हुआ है, साथ में ऑक्सीजन है, यानी हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन, साथ आपका अल्कोहल है और वाटर है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल। अब हर एक को आपने देखने की इसमें से कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो अगर आपके पास सब में सेम ही न्यूक्लियोफिलिक एटम हो, जैसे यहाँ भी RO के अंदर O नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफिलिक एटम है, यानी ऐसा एटम जिसकी वजह से इस ग्रुप के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी आई है, यानी इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन सा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन सा, इसका ऑक्सीजन, इसमें भी क्या है ऑक्सीजन, इसमें भी आपके पास C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इसी तरह कार्बन भी किसके साथ अटैच है, O के साथ, और ये वाला जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक एटम है। इसी तरह ROH में भी हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर जो कि अटैक कर रहा है, तो हमारे पास ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एटम, और वाटर में भी ऑक्सीजन है, यानी सबके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है वो सेम है। जब ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को कंपेयर किया जाए जिसके अंदर सब में न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम हो, जैसे कि ये है, तो उस केस में जिस आपके न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी ज्यादा होगी उसकी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी, यानी जितनी इसका बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही इसका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। अब बेसिसिटी कैसे आपको मालूम होती है, पीके वैल्यू से, ठीक है, यानी आप देख लो कि किसकी पीके वैल्यू जो है वो ज्यादा है वो उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, और जिसकी पीके वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो बेसिसिटी जो है वो पीके वैल्यू से आप देखते हो, लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो आप देखते हो कि कितना अच्छा अटैक कर रहा है, जो कि आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखते हो। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पैरेलल होंगे एक दूसरे के जब आपके पास जो है वो न्यूक्लियोफिलिक जो एटम है सब में सेम हो, यानी अगर आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो विद दीज न्यूक्लियोफाइल्स तो आपको पता चलेगा कि OR सबसे अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन इसकी वजह से हो रहा है, OH नेगेटिव में थोड़ा सा कम, फिर इसका और कम, और हमारे पास अल्कोहल और वाटर का सबसे कम। इसकी रीजन ये कि ये दोनों है न्यूट्रल और ये हमारे पास है चार्ज, तो चार्ज का क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये हमारे पास कम रिएक्टिव होते हैं। तो जो हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर था कि हमारे पास जो इथोक्साइड आयन या हमारे पास जो अल्कोक्साइड आयन था वो सबसे अच्छा अच्छी बेस थी, तो उसके हिसाब से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है डिफरेंट हो, जैसे ये है, यहाँ पे सल्फर है ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एटम, यहाँ कार्बन, यहाँ आयोडीन और यहाँ पे OH नेगेटिव, तो तब अगर हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ तो हम ये देखेंगे कि सबके अंदर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एटम डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो बेसिसिटी के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो अगर आपको बेसिसिटी का ऑर्डर आता है तो आप यहाँ पे तो ऑर्डर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सल्फर का सबसे ज्यादा है न्यूक्लियोफिलिसिटी है, फिर हमारे पास साइनाइड, फिर आयोडीन और OH नेगेटिव। देन अब हमारे पास जो OH नेगेटिव है, अगर आप इसको वैसे देखो, जो हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है, इतना बेसिक होता है कि ये आयोडाइड, साइनाइड और जो ये हमारे पास जो है वो थायोल का जो हमारे पास है आयन है, इन सबसे ज्यादा जो है वो होता है, बेसिक होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी जाए तो इसकी सबसे कम होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सोलवेंट इफेक्ट्स के बारे में कि सोलवेंट कौन सा यूज करें तो आपका जो SN2 रिएक्शन है वो जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होगा, और SN2 रिएक्शन किन सोलवेंट के अंदर फॉलो। अब हमारे पास जो SN2 रिएक्शन है उसके अंदर जो आप सोलवेंट यूज करते हो वो ऐसा होना चाहिए जो पोलर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो एप्रोटिक होना चाहिए। एप्रोटिक का क्या मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, ए मतलब नहीं होना चाहिए और प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, यानी इसके पास प्रोटॉन नहीं होगा। जैसे अगर आप वाटर को देखो तो वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, ले सकता है प्रोटॉन, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप एसीटोन को देखो तो एसीटोन में कोई भी
जो डोनेटेबल या हमारे पास जो प्रोटॉन नहीं होता। एसीटोन के पास CH3 तो होते हैं, लेकिन हमारे पास इसमें कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं होता जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, जैसे कि वाटर में होता है। इसी तरह हमारे पास अगर ये कंसीडर करो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसमें भी CH3 होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एज ए प्रोटिक सोलवेंट एक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या है, ए प्रोटिक सोलवेंट। अब जो SN2 में मोस्टली यूज होते हैं एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और इसके अलावा हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो एसीटोन और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है। इनकी प्रेजेंस में जो SN2 रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज कर जाता है। अब सवाल हमारे जहन में ये आता है कि वाई ए प्रोटिक, प्रोटिक क्यों नहीं, यानी क्या जरूरत है कि हमने लेना भी पोलर है और लेना भी ए प्रोटिक है। तो उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप लेते कोई प्रोटिक सोल्वेंट, लेट्स सपोज आपने वाटर ले लिया, ठीक है, आपने वाटर ले लिया एज ए सोलवेंट। अब आपका रिएक्शन हो रहा था किस किस के दरमियान, लेट्स सपोज आपका था यहाँ पे आप कंसीडर कर लो, कोई भी लिविंग ग्रुप कंसीडर कर लो, लेट्स सपोज यहाँ पे था OR ग्रुप, ठीक है, यानी हमारे पास कुछ ईथर था, ठीक है, यहाँ पे था आपका OR ग्रुप, ठीक है। अब आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था वो हेलाइड था, ठीक है, इसने अटैक करना था इस पे। अगर आपने यूज कर लिया अपना वाटर एज ए सोलवेंट, तो वाटर ने क्या किया, इस एक्स को जो है वो सोलवेट कर लिया, जैसे कि यहाँ पे इसने क्या किया, हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और आपके जो एक्स है उसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जब ये हमारे पास एनाइन की फॉर्म में होता है तो इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं वो इसके इर्द गिर्द जमा हो गए, यानी एनाइन की सोल्वेशन होगी। तो जब आप प्रोटिक सोलवेंट यूज करते हो तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल या फिर आपका जो एनाइन है वो सोलवेट हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये अच्छे तरीके से अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि एक्स नेगेटिव क्या हो गया है, सोलवेट। तो एक्स नेगेटिव अब अवेलेबल नहीं है कि वो किसी भी इस जो सबस्ट्रेट है इस पे अटैक कर सके, क्योंकि इसने क्या कर लिया है, सोल्वेशन इसके ऊपर कर लिया वाटर मॉलिक्यूल ने। एज ए रिजल्ट जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो ए प्रोटिक सोलवेंट, और वो भी कौन से वाला, पोलर। पोलर क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सल्फर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर आप कीटोन इसको कंसीडर करो तो कार्बोनिल की जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और आपके जो पास ऑक्सीजन है उस पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इन केसेस में ये सारे पोलर है। अगर आप पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट यूज करें तो वो क्या करते हैं, आपके इनाइन को सोलवेट कर देते हैं, ठीक है। अब इनाइन कौन से सोलवेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पास था यही वाला, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था वो था NaCl, यानी आपको NaCl का आपने सोल्यूशन लिया था, ठीक है, और इसके अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल था क्लोराइड आई। अब हमारे पास जब आप ये ए प्रोटिक सोलवेंट यूज करोगे तो इसका क्या फायदा होगा कि ये हमारे पास जो इसके टाइम के साथ जो काउंटर के टाइम था विद क्लोराइड, उसके साथ जो है वो सोल्वेशन का फिनोमिना शो कर देगा। जब यहाँ पे सोल्वेशन हो जाएगी तो Na पॉजिटिव सेपरेट होगा। अब अगर जो क्लोरीन नेगेटिव है ये हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, ये क्लोरीन नेगेटिव के साथ कोई भी बॉन्डिंग शो नहीं करता, क्योंकि इसके पास वो नहीं है जैसे यहाँ पे है। तो ऑक्सीजन ने तो सोलवेट कर लिया, लेकिन क्लोराइड नेगेटिव को ये सोलवेट नहीं करेगा, जैसे कि वाटर के अंदर जैसे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। तो क्लोराइड जो नेगेटिव वो इजीली अटैक करेगा, OR नेगेटिव जो वो OR नेगेटिव की फॉर्म में OR जो है वो लीव कर जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर आपने पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट यूज किया तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर गया। अब अगर हम देखें कि हेलोजेंस में हेलाइड्स का क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, तो आपका जो फ्लोराइड है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड और देन आयोडाइड। यानी जो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है कि आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोराइड है, वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है और लीस्ट बेसिक होता है आपका आयोडाइड। तो जो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है वही आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा इन ए प्रोटिक सोलवेंट। तो ये चीज आपने याद रखनी है, और जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अब हम देख लेते हैं लिविंग ग्रुप की नेचर के बारे में कि कैसा लिविंग ग्रुप हो तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि अच्छा लिविंग ग्रुप जो होता है ना वो लेस बेसिक होता है, उसकी जो बेसिसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है, उसमें की जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है। वो हमारे पास सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जो अगर उसकी न्यूट्रल है तो वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है।
यानी हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है उसकी बेसिसिटी कम होती है, उसकी रिएक्टिविटी भी कम होती है, तभी हमारे पास वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अगर आप यहाँ पे जो आपने ऊपर एग्जांपल देखी थी ये वाली, इसे हम बार बार देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, इसके अंदर आप अगर कंसीडर करो तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल था वो था OH नेगेटिव और लिविंग ग्रुप था क्लोराइड। तो आपको पता है कि जो क्लोराइड है वो हमारे पास जब वो लीव करके जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो क्या है, लिविंग ग्रुप। अब आपका जो OH नेगेटिव है वो तो काफी रिएक्टिव है, लेकिन आपका जो क्लोराइड नेगेटिव है इतना अच्छा, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लिविंग ग्रुप है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है और वो लीव कर जाएगा, इसकी बेसिसिटी क्या है, कम है, ठीक है। अगर इसकी जगह आप इस तरह करते जैसे यहाँ पे है ये वाला, इसमें अगर आप देखते हैं कि आपका जो आयोडाइड है उसने रिप्लेस करवाना है आपके OH नेगेटिव को, तो OH नेगेटिव आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा बेसिक होता है, इसकी क्योंकि बेसिसिटी ज्यादा होती है, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ये बैड लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है, तो ये लीव करके नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कुछ इस तरह के, यहाँ पे आई होता लेकिन अटैक वाला आपका होता OH नेगेटिव, तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे इजीली अटैक करके आयोडीन को रिमूव कर देता, कि आयोडीन की जो बेसिसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लेकिन हाइड्रोक्सिल जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी किया और उसके अंदर हमने किसको डिस्कस किया, SN2 को, उसके मैकेनिज्म वगैरह को और उसके जो फैक्टर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम जो है वो यूनिमोलिकुलर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम SN1 और SN2 रिएक्शन को जो है वो कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन को देखते ही आप बता सकते हो कि इसमें SN1 फॉलो होगा या SN2 फॉलो होगा, ठीक है। रिएक्टेंट्स को देख के, कंडीशंस को देख के मैं आपको बताऊंगी किस तरह ट्रिक्स के साथ आप SN1 और SN2 को प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिर हम जब अपने जो हमारे पास इलिमिनेशन रिएक्शंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम फर्दर जो है अपने जो रिएक्शंस है उनको कैरी आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।